को 2 घंटे तक मुझे एयरपोर्ट पर धूप में खड़ा रखा। बात हाथ से निकल जाए इसके पहले कामिनी ने कुछ सोचा और कहा, वो दरअसल तुमसे मिलने में उसे शर्म आ रही थी। जब गई थी तब 120 किलो वजन था। अब 6 साल बाद और भी मोटी हो चुकी होगी ना, इसलिए। इतना कहकर कुणाल का ध्यान भटकाने के लिए कामिनी धीरे से अपनी उंगलियां कुणाल की जैकेट पर फेरने लगी और थोड़ा रोमांटिक अंदाज से बोली, देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हें एक ऐसी गिफ्ट देने वाली हूँ जो तुम हमेशा याद रखोगे। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अभी अनिका से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा रहे हैं। कुणाल का ध्यान अब भी घर के दरवाजे की ओर था, मगर कामिनी ने उसे बातों में उलझा दिया और अपने हाथों से कुणाल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कामिनी आगे बोली, यू नो वॉट, वो तो मान ही नहीं रही थी। वो तो थोड़े पैसों की लालच दी, तब जाकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने को राजी हुई। कुणाल, जिसके साथ कामिनी की शादी होने वाली थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर कामिनी झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और फिर अचानक से वो कुणाल का हाथ पकड़कर बोली, कम विथ मी, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगले के पीछे शानदार दावत रखी है। तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करो, मैं अभी तुम्हारी मनपसंद शराब और खाना भिजवाती हूँ। कहते हुए वो कुणाल का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरफ ले गई। कामिनी ने कुणाल को अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया और खुद बंगले के आगे की तरफ भागती हुई चली गई। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अब तो बहुत ही जल्द वो एयरपोर्ट वाली लड़की से उसकी दूसरी मुलाकात होगी। इसी खुशी में बड़े ही अंदाज से उसने अपने पास पड़ी शैंपेन की बोतल उठाई और उसे शेक करके खोली और खुशी खुशी दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कामिनी भागी भागी घर के आगे की तरफ अपने दोस्तों के पास आई और उन सब से कामिनी ने कहा कि जाओ और जाकर कुणाल को एंटरटेन करो और उसको बातों में उलझा कर रखो ताकि वो अनिका की तरफ ना जाए और वो अनिका का बदला हुआ रूप ना देख सके। उसके दोस्तों के जाते ही कामिनी तेज कदमों से अनिका के पास आई, जो एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। कामिनी ने झट से अनिका का हाथ पकड़ा और इधर उधर देखते हुए वो अनिका को घर के अंदर ले गई और फूली हुई सांसों से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो गुस्से से अनिका को देखने लगी। अनिका भी कामिनी के सामने देख रही थी, मानो दोनों आंखों आंखों से एक दूसरे को चेतावनी दे रही हों। कुछ देर तो दोनों बहनों के बीच कौन पहले आंख झपकेगा वाला युद्ध चलता रहा, लेकिन कुछ पल के बाद फाइनली कामिनी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका से पूछा, ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए शांत और सरल तरीके से कहा, छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूंगी, कुणाल के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनते ही कामिनी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अनिका के सामने अपनी उंगली ताकते हुए कहा, जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे सब पता है कौन कैसा है। कामिनी जितनी मुंहफट थी उतनी ही शातिर भी। उसे पता था कि अपनी बहन के इमोशंस का फायदा कैसे उठाया जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? अनिका कामिनी जितनी शातिर नहीं थी, लेकिन अब वो पहले जैसी भोली और नासमझ भी नहीं रही थी। अब पहले की तरह वो किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देने वाली थी। कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। ये देखकर कामिनी तुरंत अनिका के सामने उसका रास्ता रोककर जा खड़ी हुई और फिर टेबल पर पड़ी कंपनी के पेपर्स उठाकर बड़े ही स्टाइल में पन्ने पलटते हुए कामिनी बोली, वैसे किसके लिए बचाकर रखनी है ये कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज औलाद के लिए? इसके पहले कि कामिनी बात खत्म करे, अनिका ने कामिनी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर के बाहर जो लाउड म्यूजिक बज रहा था उससे कई ज्यादा तेज गूंज थी इस तमाचे की। कामिनी के चेहरे पर मेकअप की एक छोटी परत होने के बावजूद उसके चेहरे पर अनिका की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। कामिनी का मुंह खुला और आंखें चौड़ी हो गई थीं। खबरदार, अगर मेरी अनिका को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था कामिनी ने। बिना कुछ कहे वो चुपचाप अनिका का रास्ता छोड़कर साइड जाकर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि अगर वो इसके आगे कुछ भी बोली
तो अनिका वो सच में कर देगी जो उसने कहा था। अनिका गुस्से में अपना पर्स उठाकर बंगले से बाहर निकल गई। जैसे ही अनिका ने टैक्सी रोकी, तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर टैक्सी में बैठकर चली गई। टैक्सी में बैठकर अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। तभी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से अनिका को देखा। सूरज भले ही ढल चुका था, लेकिन अनिका के आंसुओं का दौर अब तक नहीं ढला था। वो दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका की प्रेगनेंसी खुद अनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल था। 6 सालों में अनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था, फिर भी वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सब सोच ही रही थी वो कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अनिका ने आंसू पोंछते हुए पर्स से अपना फोन निकाला और उसने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। कुछ रिंग के बाद मैनेजर ने फोन उठाकर कहा, अनिका बेटी, कैसी हो? क्या बात है, आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया? अनिका ने अपनी आवाज को साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ कागज पर कंपनी की मालकिन हूँ। कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। एक्चुअली अंकल, बस ये पूछने के लिए मैंने फोन किया था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? मैनेजर ने थोड़ा उदास होकर कहा, बेटा यूं समझ लो, डूबती नाव में छेद पकड़ के बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। तुम कहो तो अब से तुम्हें भिजवा दूंगा। अनिका ने तुरंत कहा, नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं। खैर, आप अपना ख्याल रखिए। फोन काटकर अनिका वापस से एक गहरी सोच में डूब गई। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो डोगराज हाथ धोकर इस कंपनी के पीछे पड़ गए हैं। पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई।